और इस तरह महीनों गुजर गए। लड़का पौ फटने से पहले ही उठ गया। अफ्रीकी महाद्वीप में कदम रखे हुए उसको पूरे 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे। उसने सफेद लिनन की अरबी शैली की पोशाक पहनी, जो उसने खास इसी दिन के लिए खरीदी थी। सिर ढकने के कपड़े को ऊंट की खाल से बने छल्ले में कस लिया। अपनी नई जूतियां पहनकर वो हल्के कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। शहर अभी भी सोया हुआ था। उसने अपने लिए एक सैंडविच तैयार किया और क्रिस्टल के एक गिलास में थोड़ी सी गर्म चाय पी। इसके बाद वो दरवाजे पर आकर धूप में बैठ गया और हुक्का पीने लगा। वो धीरे धीरे हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, कतई कुछ भी न सोचते हुए और उस हवा की आवाज को सुनते हुए जो रेगिस्तान की महक लेकर आ रही थी। जब वो हुक्का पी चुका तो उसने अपनी एक जेब में हाथ डाला और कुछ देर वहीं बैठा उस चीज को देखता रहा जो उसने जेब से निकाली थी। वो नोटों की एक गड्डी थी। ये पैसा इतना पर्याप्त था कि वो 120 भेड़ें और वापसी का टिकट खरीद सकता था और अपने मुल्क के लिए अफ्रीका से सामान मंगाने का लाइसेंस हासिल कर सकता था। वो दुकानदार के जागने और दुकान खोलने का धीरज से इंतजार करता रहा। उसके बाद वे दोनों चाय पीने लगे। आज मैं निकल रहा हूं, लड़के ने कहा। मेरे पास भेड़ें खरीदने के लिए पैसा है और आपके पास मक्का जाने के लिए पैसा है। बुढ़े ने कुछ नहीं कहा। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? लड़के ने पूछा। आपने मेरी मदद की है। आदमी चुपचाप अपनी चाय बनाता रहा। फिर वो लड़के की ओर मुड़ा। मुझे तुम पर नाज है, उसने कहा। तुमने मेरी क्रिस्टल की दुकान को एक नए एहसास से भर दिया है। लेकिन तुम जानते हो कि मैं मक्का जाने वाला नहीं हूं, वैसे ही जैसे कि तुम जानते हो कि तुम भेड़ें खरीदने वाले नहीं हो। ये आपसे किसने कहा? लड़के ने चौंकते हुए पूछा। मकतूब, क्रिस्टल के बुढ़े दुकानदार ने कहा और उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़के ने अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधा। सामान से 3 बोरे भर गए थे। निकलते समय उसने कमरे के कोने में अपना गडरिया वाला थैला देखा। वो बंधा पड़ा था और उसने उसके बारे में अरसे से सोचा ही नहीं था। उसने थैले से अपनी जैकेट निकालते हुए मन ही मन सोचा कि वो उसे रास्ते में किसी को दान कर देगा। तभी उसमें से वे रत्न निकलकर फर्श पर गिरे, यूरिम और थुम्मिम। उन्हें देखकर लड़का बूढ़े राजा के बारे में सोचने लगा और इस एहसास से उसे हैरत हुई कि उसे उस राजा के बारे में सोचते हुए कितना लंबा अरसा गुजर गया है। लगभग 1 साल से लगातार काम करते हुए वो सिर्फ कुछ पैसा जमा करने के बारे में ही सोचता रहा था ताकि वो फक्र के साथ स्पेन वापस लौट सके। ख्वाब देखना कभी बंद मत करना, बूढ़े राजा ने कहा था। भविष्य सूचक संकेतों के मुताबिक चलते रहो। लड़के ने यूरिम और थुम्मिम उठाए और एक बार फिर उसे ये अजीब सा एहसास हुआ कि वो बूढ़ा राजा पास में ही कहीं है। उसने साल भर तक कड़ी मेहनत की थी और भविष्य सूचक संकेत यही कह रहे थे कि अब जाने का वक्त आ गया है। अब मैं फिर से वही करने जा रहा हूं जो मैं पहले किया करता था, लड़के ने सोचा। भले ही भेड़ों ने मुझे अरबी बोलना नहीं सिखाया, लेकिन भेड़ों ने उसे इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज सिखाई थी। वो ये थी कि दुनिया में एक ऐसी जबान है जो हर कोई समझता है। वो जबान जिसका इस्तेमाल लड़के ने उस सारे वक्त में किया था जब वो दुकान की हालत सुधारने की कोशिश कर रहा था। ये जबान थी जोश व खरोश की, प्रेम और ध्येय के साथ चीजों को अमल में लाने की, और किसी ऐसी चीज की खोज का हिस्सा थी जिसमें वो विश्वास करता था और जिसकी आकांक्षा करता था। टेंजियर अब अजनबी शहर नहीं रह गया था और उसने महसूस किया कि जिस तरह उसने इस जगह को जीत लिया है उसी तरह वो दुनिया को जीत लेगा। जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो सारा संसार उस चीज को हासिल करने में
एकजुट होकर तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, बूढ़े राजा ने कहा था। लेकिन बूढ़े राजा ने चोरी का शिकार होने के बारे में कुछ नहीं कहा था, या अंतहीन रेगिस्तान के बारे में, और ना ही ऐसे लोगों के बारे में जो अपने ख्वाबों के बारे में तो जानते हैं लेकिन जो उन ख्वाबों को पूरा नहीं करना चाहते। बूढ़े राजा ने उसे ये नहीं बताया था कि पिरामिड महज पत्थरों का एक ढेर है, या ये कि ऐसा एक पिरामिड कोई भी अपने घर के पिछवाड़े खड़ा कर सकता है। और वो इस बात का जिक्र करना भी भूल गया था कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाए कि तुम उससे ज्यादा भेड़ें खरीद सकते हो जितनी वे तुम्हारे पास अभी हैं, तो तुम्हें उनको खरीद लेना चाहिए। लड़के ने अपना थैला उठाया और उसे भी अपनी दूसरी चीजों के साथ रख लिया। वो नीचे गया और उसने देखा कि दुकानदार एक विदेशी दंपति को सामान बेच रहा था और दो ग्राहक दुकान में आकर क्रिस्टल के गिलासों में चाय पी रहे थे। सुबह के इस वक्त ऐसी गहमा गहमी देखने में नहीं आती थी। जहां वो खड़ा था वहां से उसने पहली बार देखा कि उस बूढ़े दुकानदार के बाल बूढ़े राजा के बालों से काफी कुछ मिलते जुलते थे। उसे उस कैंडी विक्रेता की मुस्कुराहट भी याद आई जब टेंजियर में उसका पहला दिन था और जब उसके पास न तो खाने को कुछ था और न जाने के लिए कोई ठिकाना था। वो मुस्कुराहट भी बूढ़े राजा की मुस्कुराहट जैसी ही थी। ये तो कुछ ऐसा है मानो वो राजा कभी यहां रहा हो और अपनी निशानियां छोड़ गया हो, उसने सोचा। और तब भी इनमें से कोई भी कभी उस बूढ़े राजा से नहीं मिला। दूसरी तरफ यह भी था कि उसका कहना था कि वो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने को प्रकट हो जाता है जो अपनी नियति को पाना चाहते हैं। वो क्रिस्टल के दुकानदार को अलविदा किए बिना ही चला गया। वो वहां मौजूद दूसरे लोगों के सामने रोना नहीं चाहता था। उसे इस जगह की और यहां रहकर सीखी गई तमाम चीजों की बहुत याद सताने वाली थी। हालांकि उसमें पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था और उसे लग रहा था कि वो दुनिया को फतह कर सकता है। लेकिन मैं तो अपनी भेड़ों को पालने उन्हीं मैदानों में वापस जा रहा हूं जिनको मैं जानता हूं, उसने निश्चय के साथ मन ही मन कहा। लेकिन अब वो अपने इस फैसले से खुश नहीं था। उसने एक सपना पूरा करने की खातिर पूरे साल भर काम किया था और वो सपना मिनट दर मिनट कम महत्वपूर्ण होता जा रहा था। हो सकता है वो सपना वाकई उसका रहा ही ना हो। कौन जाने, क्रिस्टल के दुकानदार जैसा होना ही शायद बेहतर हो। कभी मक्का नहीं जाना और उसकी चाह में पूरा जीवन बिता देना। उसने एक बार फिर खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए सोचा। लेकिन उसने जैसे ही यूरिम और थुम्मिम को अपने हाथ में लिया, वैसे ही उन रत्नों ने उसके भीतर बूढ़े राजा की सामर्थ्य और इच्छा शक्ति का संचार कर दिया। संयोग से, या हो सकता है ये कोई भविष्य सूचक संकेत हो, लड़के ने सोचा। वो उसी कैफे में जा पहुंचा जिसमें उसने पहले दिन कदम रखे थे। वो चोर वहां नहीं था और कैफे के मालिक ने उसे एक कप चाय लाकर दी। मैं गडरिया बनने के लिए कभी भी वापस जा सकता हूं, लड़के ने सोचा। मैंने भेड़ों को पालना सीखा था और मैं भूला नहीं हूं कि यह कैसे किया जाता है। लेकिन मुमकिन है कि मुझे मिस्र के पिरामिडों पर जाने का दूसरा मौका फिर कभी ना मिले। उस बूढ़े ने सोने का कवच पहन रखा था और वो मेरे अतीत के बारे में जानता था। वो वाकई एक राजा था, एक दूरदर्शी राजा। एंडालूसिया की पहाड़ियां सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर थीं, जबकि उसके और पिरामिडों के बीच एक समूचा रेगिस्तान फैला हुआ था। लेकिन लड़के को लगा कि अपनी स्थिति को देखने का एक दूसरा ढंग भी है। वो अपने खजाने से 2 घंटे करीब भी तो है। इससे क्या फर्क पड़ता था कि वो 2 घंटे एक पूरे साल में फैल चुके थे। मैं जानता हूं कि मैं अपनी भेड़ों के झुंड के पास वापस क्यों जाना चाहता हूं, उसने सोचा। मैं भेड़ों को समझता हूं, वे अब कोई समस्या नहीं है और वे अच्छी दोस्त हो सकती हैं। दूसरी तरफ मैं नहीं जानता
कि रेगिस्तान दोस्ताना हो सकता है और मुझे अपने खजाने की खोज उसी रेगिस्तान में करनी होगी। अगर वो मुझे नहीं मिला तो भी मैं अपने घर तो कभी भी वापस जा सकता हूँ। आखिरकार मेरे पास काफी पैसा है और जितना समय जरूरी है उतना समय भी है, तब फिर क्यों न जाया जाए। सहसा उसे अपार खुशी का एहसास हुआ। वो जब चाहे फिर से गडरिया बन सकता है, जब चाहे फिर से क्रिस्टल सेल्समैन बन सकता है। हो सकता है दुनिया में और भी छिपे हुए खजाने हों, लेकिन उसने एक ख्वाब देखा था और उसकी मुलाकात एक राजा से हो चुकी थी। ऐसा हर किसी के साथ तो नहीं होता। कैफे से निकलते हुए वो मन ही मन योजना बना रहा था। उसे याद आया कि क्रिस्टल के दुकानदार को माल पहुंचाने वाला एक व्यक्ति उन कारवाओं की मार्फत क्रिस्टल लाया करता था जो रेगिस्तान को पार कर आते थे। उसने यूरिम और थुम्मिम को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। इन्हीं दो रत्नों की वजह से वो एक बार फिर से अपने खजाने की राह पर था। जब भी कोई अपनी नियति को हासिल करना चाहता है तो मैं हमेशा करीब होता हूँ, बूढ़े राजा ने कहा था। माल आपूर्ति करने वाले के गोदाम तक जाने और ये पता लगाने में कितना खर्च आएगा कि क्या पिरामिड वास्तव में इतने दूर हैं। वो अंग्रेज एक ऐसी इमारत में एक बेंच पर बैठा हुआ था जिसमें जानवरों, पसीने और धूल की गंध भरी हुई थी। वो कुछ एक माल गोदाम था, कुछ अस्तबल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं ऐसी जगह पर आ पहुंचूंगा। उसने रसायन शास्त्र की पत्रिका के पन्ने पलटते हुए सोचा। 10 साल यूनिवर्सिटी में बिताने के बाद आज मैं यहां हूं, एक अस्तबल में। लेकिन मुझे चलते रहना होगा। वो भविष्य सूचक संकेतों में विश्वास करता था। उसके पूरे जीवन और पढ़ाई लिखाई का एक ही उद्देश्य रहा था और वो था संसार की एक सच्ची भाषा को पाना। पहले उसने एस्पिरांतो भाषा का अध्ययन किया, फिर दुनिया के मजहबों का अध्ययन किया और अब एक कीमियागिरी थी जो वो सीख रहा था। वो एस्पिरांतो बोलना जानता था। उसे सारे बड़े मजहबों की अच्छी समझ थी, लेकिन वो अभी तक एल्केमिस्ट नहीं बन पाया था। उसने महत्वपूर्ण सवालों के पीछे निहित सत्यों को उजागर कर लिया था, लेकिन उसका सारा अध्ययन उसे एक ऐसे मकाम पर ले गया था जहां से आगे जाना मुमकिन नहीं लग रहा था। उसने एक एल्केमिस्ट से रिश्ता कायम करने की निष्फल कोशिश करके देख ली थी, लेकिन एल्केमिस्ट विचित्र किस्म के लोग हुआ करते थे जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे और लगभग हमेशा ही उसकी मदद करने से इनकार करते थे। कौन जाने वे उस महानतम रहस्य को, उस पारस पत्थर के रहस्य को सुलझा पाने में नाकामयाब रहे हों और इसी वजह से अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते हों। उसके पिता जो भी संपत्ति उसके लिए छोड़ गए थे, उसका ज्यादातर हिस्सा वो पारस पत्थर की खोज की नाकामयाब कोशिश में गंवा चुका था। उसने दुनिया के महानतम पुस्तकालयों में अपार समय खर्च किया था और कीमियागिरी के तमाम दुर्लभतम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ खरीद डाले थे। एक ग्रंथ में उसने पढ़ा था कि बहुत साल पहले एक प्रसिद्ध अरब एल्केमिस्ट ने यूरोप की यात्रा की थी। कहा जाता है कि उसकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा थी और उसने पारस पत्थर और अमृत का पता लगा लिया था। अंग्रेज इस किस्से को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन अगर उसके एक दोस्त जो रेगिस्तान के पुरातात्विक अभियान से लौटा था ने उसे उस एक अरब के बारे में न बताया होता जिसमें असाधारण शक्तियां थीं, तो इसे उसने एक मिथक से ज्यादा महत्व न दिया होता। वो अल फयूम नामक नखलिस्तान में रहता है, उसके दोस्त ने कहा था, और लोग बताते हैं कि वो 200 साल का है और वो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है।
अंग्रेज अपनी उत्तेजना पर काबू नहीं पा सका। उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक निकाली और अब वो एक धूल भरे बदबूदार अस्तबल में बैठा था। बाहर एक विशाल कारवां सहारा को पार करने की तैयारी में लगा हुआ था और वो कारवां अल फयूम से होकर गुजरने वाला था। मैं उस निगोड़े एल्केमिस्ट को ढूंढ निकालूंगा, अंग्रेज ने सोचा, और जानवरों की गंध उसे कुछ और सहने लायक लगने लगी। एक नौजवान अरब अपना असबाब लादे कमरे में दाखिल हुआ और उसने अंग्रेज को सलाम किया। आप कहां जाने की तैयारी में हैं? नौजवान अरब ने पूछा। मैं रेगिस्तान में जा रहा हूं, आदमी ने जवाब दिया और फिर से अपनी पुस्तक की ओर मुड़ गया। फिलहाल वो किसी बातचीत के मूड में नहीं था। वो तो अभी सिर्फ उस सब कुछ की समीक्षा करना चाहता था जो उसने वर्षों के दौरान सीखा था, क्योंकि वो जानता था कि एल्केमिस्ट निश्चय ही उसकी परीक्षा लेगा। नौजवान अरब ने एक पुस्तक उठाई और उसे पढ़ने लगा। वो पुस्तक स्पेनिश भाषा में लिखी गई थी। ये अच्छा है, अंग्रेज ने सोचा। वो अरबी की तुलना में इस्पहानी ज्यादा अच्छे से बोल पाता था, और अगर ये लड़का भी अल फयूम जा रहा है तो कोई तो होगा जिससे वो खाली समय में बातचीत कर सकेगा। ये अजीब है, लड़के ने कहा। वो एक बार फिर दफनाए जाने के उस दृश्य के बारे में पढ़ रहा था जिससे वो पुस्तक शुरू होती थी। मैं पिछले 2 सालों से इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और मैं कभी इन थोड़े से पन्नों से आगे नहीं बढ़ सका। इस वक्त तो वो राजा भी नहीं था जिसने उसके पढ़ने में बाधा डाली थी। तब भी वो उस पर एकाग्र नहीं हो पा रहा था। जो फैसला उसने लिया था उसको लेकर उसके मन में अभी भी संशय बना हुआ था, लेकिन उसके एक बात समझ में आ पा रही थी। फैसला लेना सिर्फ एक शुरुआत भर होती है। जब कोई व्यक्ति फैसला लेता है जो वो एक ऐसे जबरदस्त सैलाब में छलांग लगा रहा होता है जो उसको ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाने वाला होता है जिनकी उसने फैसला लेते वक्त कल्पना भी नहीं की होती है। जब मैंने अपने खजाने को ढूंढ निकालने का फैसला किया था तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लग जाऊंगा, उसने सोचा। और इस कारवां में शामिल होना भले ही मेरा फैसला हो, लेकिन ये कहाँ जाता है ये मेरे लिए एक रहस्य ही बनने वाला है। पास में वो अंग्रेज था जो पुस्तक पढ़ रहा था। वो मिलनसार नहीं लगता था और उसके कमरे में आने पर उसके चेहरे पर चिढ़ नजर आ रही थी। उनमें शायद दोस्ती हो सकती थी, लेकिन अंग्रेज ने तो बातचीत ही बंद कर दी थी। लड़के ने अपनी पुस्तक बंद कर दी। उसे लगा कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे वो अंग्रेज जैसा दिखाई दे। उसने अपनी जेब से यूरिम और थुम्मिम निकाले और उनके साथ खेलने लगा। वो अजनबी चीख उठा, यूरिम और थुम्मिम। लड़के ने एक झटके से उनको अपनी जेब में रख लिया। ये बेचने के लिए नहीं है, उसने कहा। उनकी कोई खास कीमत भी नहीं है, अंग्रेज ने कहा। वे मात्र स्फटिक पत्थर हैं और धरती पर ऐसे लाखों स्फटिक पत्थर हैं, लेकिन इस तरह की चीजों की जानकारी रखने वाला जानता है कि ये यूरिम और थुम्मिम है। मुझे नहीं मालूम था कि ये यहाँ के लोगों के पास भी होते हैं। ये मुझे एक राजा ने तोहफे के तौर पर दिए थे, लड़के ने कहा। अजनबी ने जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डालकर उसी तरह के 2 रत्न निकाले जैसे लड़के के पास थे। तुमने क्या कहा राजा? उसने पूछा। मेरा ख्याल है आपको इस पर विश्वास नहीं होगा कि कोई राजा मेरे जैसे गडरिये से बात करेगा।
उसने बातचीत को खत्म करने के इरादे से कहा, ऐसा कतई नहीं है। वे गडरिये ही थे जिन्होंने सबसे पहले उस राजा को मान्यता दी थी जिसको पूरी दुनिया पहचानने से इनकार करती रही थी। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि राजा गडरियों से बात करें। और वो बोलता रहा, हालांकि उसे लगातार ये आशंका बनी हुई थी कि लड़का उसकी बात समझ पाएगा या नहीं।